आज के इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर के बाद आज हम लोग टीजीटी स्पेशल जॉन मिल्टन को कवर करेंगे। जॉन मिल्टन इज अ वेरी वेल नोन पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के पोएट के रूप में इनको काउंट किया जाता है। हालांकि इनसे संबंधित जब सवाल पूछा जाता है तो जॉन मिल्टन इज कंसीडर्ड एज द बिलेटेड एलिजाबेथन एज के सबसे अंतिम पोएट के रूप में इनको दर्जा प्राप्त हुआ है। एलिजाबेथन एज की जगह आप बिलेटेड एलिजाबेथन एज के पोएट को मानेंगे। 1608 इनका लाइफ स्पान, डेट ऑफ बर्थ है और इन्होंने लास्ट टाइम 1674 में जीवन का अंतिम सांस लिया, यानी इनकी डेथ हुई। इनके बारे में कभी कभी डेट पूछता है तो डेट याद करना बहुत आसान है। पहले दिसंबर में इनका जन्म होता है और नवंबर में इनकी मृत्यु होती है। ये ध्यान दीजिएगा, नवंबर पहले है, दिसंबर बाद में, लेकिन यहाँ उल्टा है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके इस बात को समझ लीजिएगा। दिसंबर में बेटा जिस तरीके से एक मंथ पूर्व ये है, उसी तरीके से एक डेट बिफोर भी है ये। जैसे आप याद करेंगे कि 9th ऑफ दिसंबर, तुरंत याद आ जाएगा कि नवंबर और एक दिन और जब उसमें से माइनस करेंगे तो 8। इसे भी याद करने का तरीका यह है कि 1608 इनका डेट ऑफ बर्थ है। यहां से भी इस चीज को आप रिलेट कर सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ होगा और ये डेट ऑफ डेथ होगा। अब मिल्टन के बारे में जब आप बात करेंगे तो कहते हैं कि ही वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइट, लंदन। इनके फादर जो थे, ही वॉज ए मनी स्क्वेंजर हुज नेम इज जॉन मिल्टन। एक दिन एक वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी, इन सभी लोगों के पिताजी लोगों का नाम जॉन ही है। जॉन, जैसे जॉन शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। इनकी माता का नाम सेराह जेफरी। इनको थोड़ा सा, सेराह जेफरी को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेट याद आएगा आपको, 1637 जी। लिसिडास का नाम आपने सुना होगा, मोनोडी है, ट्रेजेडी है, जो किंग एडवर्ड के डेथ के ऊपर मिल्टन ने लिखा था। 1637 में इनकी मां की डेथ होती है, लेकिन वहां पे इनका कलम खामोश है। उनके बारे में इन्होंने कोई ट्रेजेडी, कोई भी पोयम, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन अपने प्रिय मित्र जो आयरिश सी में डूब के जिनकी डेथ हो गई थी, उस लिसिडास को इन्होंने लिखा है। चूंकि डेट सेम है, जिस डेट में लिसिडास लिखा गया उसी डेट में सेराह जेफरी की डेथ हुई थी, इसलिए आवश्यक है कि इस पे थोड़ा सा बात कर लेना जरूरी है। कहते हैं कि इनके फादर जो थे वो हैमर स्मिथ नाम का एक जगह था जहां पे वो रहते थे। हैमर स्मिथ, ये बचपन से चाहते थे प्रिस्ट बनना, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। खैर, समय बदलता गया। मिल्टन को लास्ट में लेडी ऑफ द क्रिस्ट कहा जाता था। क्रिस्ट कॉलेज में जब इन्हें भेजा गया पढ़ने के लिए, सेंट पॉल स्कूल में गए, फिर कैम्ब्रिज में गए, तो वहां पे क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज भेजे गए पढ़ने के लिए। वहां पे ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री करके राइटर है जॉन ऑबरी। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि चूंकि मिल्टन का कलर जो था वो बहुत फेयर था, बाल कर्ली थे, आंखें डार्क ब्लू और ग्रे थी, तो कुल मिला के उसने लेडी ऑफ द क्रिस्ट के नाम से कहा। जॉन ऑबरी नाम था उसका। क्या था? जॉन ऑबरी। ब्रीफ लाइफ करके एक लाइफ स्केच है मिल्टन का, जिसमें उसने लेडी ऑफ द क्रिस्ट कहा। ये सवाल एक आध बार पूछा भी गया है। अब जब मिल्टन के बारे में आप बात कर ही रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इनके जीवन में जो घटना घटती है वो 1643। चूंकि ये डेट ऐसा है जिसमें इनकी शादी होती है मेरी पावेल से। किससे? मेरी पावेल से। 1 साल के बाद ये छोड़ के इनको चली जाती है। वहां से 1644 में ये डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखते हैं। डाइवोर्स ट्रैक्ट। खैर, 1652 ऐसा डेट है जब ये टोटल ब्लाइंड हो जाते हैं, पूरी तरीके से आंखों की रोशनी चली जाती है। और यही वो डेट है जिसमें मेरी पावेल की डेथ होती है। 1656 में
ये दूसरी शादी करते हैं किससे? कैथरीन वुडकॉक से। कैथरीन वुडकॉक। दुर्भाग्य से 1658 में इसकी भी डेथ हो जाती है। फिर एलिजाबेथ मिन्सल से शादी करते हैं। शी वॉज 17 ईयर ओल्ड व्हाइल मिल्टन वॉज, जोड़ लीजिए आप, 50-55 की एज रही होगी उस समय। ये केवल 17 वर्ष की थी जिस समय मिल्टन की शादी हुई थी, तीसरी शादी, और उस समय ये पूरी तरीके से अंधे हो चुके थे। इनके लाइफ में ये 3 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है, कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आप इसके इर्द गिर्द अपनी तैयारी रखिए। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि इनके वर्क को, बहुत ही फेमस है ये, स्पेशली पैराडाइज लास्ट एपिक को लेके बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन इनकी सबसे जो पहली जो पोयम मानी जाती है एलिजियान प्रीमा, जो चार्ल्स डायोडोटी इनका फ्रेंड था, उसके बचपन में मृत्यु हो जाती है, तो उसके ऊपर ये पहला लेख लिखते हैं, लेकिन वो उसका डेट वगैरह कहीं मेंशन नहीं है। एलिजियान प्रीमा, एलिजी प्रीमा के नाम से, एलिजी प्रीमा। डायोडोटी जो उसका दोस्त है उसके डेथ के ऊपर ये लिखा है, इसका डेट नहीं है। लेकिन इसका अब एक वर्क आता है इसका मिल्टन का, ओड ऑन, देखिएगा, ओड ऑन क्रिस्ट नेटिविटी 1629 में। फर्स्ट वर्क के रूप में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक पोयम है इनका ऑन शेक्सपियर, 1630, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नोन एज फर्स्ट पब्लिश्ड बुक ऑफ, पब्लिश्ड वर्क ऑफ, बुक नहीं कहेंगे, पब्लिश्ड वर्क ऑफ मिल्टन। ऑन शेक्सपियर was the first published work of John Milton which has been composed in 1613। हालांकि इसके पहले ये लिख चुके थे। On having arrived at the age of 21, एक इनका पोयम है, वो भी इसके बिफोर लिखा गया था, 30 के बाद अब 31। कौन सा वर्क है? ट्विंस पोयम, जिसे हम कहते हैं लालेग्रो और सेकंड पेंसोर्सो। ये दोनों 61। इसके बाद 62। देखो मैं शुरू से कह रहा हूं कि कोरिलेट करिए चीजों को तो आसान हो जाएगा। आर्केड्स एक वर्क है, आर्केड्स 1632। इसके बाद आएगा 1634, जी, वेरी वेल नोन वर्क ऑफ मिल्टन कोमस। अब देखिएगा ये जो दोनों वर्क हैं इसे मास्क कहा जाता है। ऐसा प्ले जो लाफ्टर के लिए जो जाना जाता है, हंसी के लिए, जिस तरीके से ट्विंस पोयम लालेग्रो सेकंड पेंसोर्सो को 31 में लिखा है, वैसे ही 1632 और 1634 रिस्पेक्टिवली हैज बीन कंपोज्ड आर्केड्स एंड कैंपस हो गया था, कोमस। ये 1632 और 1634। इसके बारे में कहा जाता है कि अर्ल ऑफ ब्राइटवाटर नाम के एक पैटर्न के लडलो कैस्टिल में परफॉर्म करने के लिए इस दोनों मास्क को उन्होंने लिखा था, जिसमें कोमस उनका एक बहुत ही अच्छा वर्क है। इसमें कोमस नाम का एक लस्टफुल मैजिशियन होता है जो एलिस नाम की बच्ची को जंगल में कुछ अपने जादू के द्वारा उसे डिस्टर्ब कर देता है, और साबरीना नाम की एक जो उसमें स्पिरिट रहती है उसकी वजह से एलिस की जान बचती है। एलिस का जो भाई है वो बहादुरी से युद्ध करता है और कोमस को हराता है। तो ये अच्छा इनका वर्क है। इसके बाद लिसिडास, जिसके बारे में हम लोग शुरू में ही चर्चा किए हैं, 1637। मैं कह रहा हूं कि डेट जब ऐसे पकड़ के आप चलेंगे, इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है कि जो जिस तरीके से मैं अपनी
प्रिपरेशन किया था, मैं चाहता हूं उसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। हालांकि आपका अपना खुद का जो प्रिपरेशन है, जो बुक, अब तो मार्केट में इतनी सारी किताबें हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन सीक्वेंस जो आप बना लेंगे, जो अपनी डायरी में बना लेंगे, जो नोट्स में बना लेंगे, उससे बेहतरीन कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आना पड़ा है इस वीडियो के साथ। 16, 32, 34, 37 लिसिडास, जिसके बारे में हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि इनका दोस्त है एडवर्ड किंग नाम था उसका, जो आयरिश सी में किसी नाव में या किसी शिप में था, वो जिसकी डूब के उसकी मौत हो जाती है। उसके मौत के बाद ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिस समय ये उस मित्र के साथ रहते थे, उसे हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता था। कुछ दिन तक जब ये इनके पिताजी चाहते थे कि ये प्रिस्ट बने, पादरी बने, फिर ये इनका रुझान नहीं था, तो ये हॉर्टन चले गए। वहां जाने के बाद 6-7 वर्ष तक वहां रहे, और दिस वाज द लास्ट वर्क ऑफ हॉर्टन पीरियड। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि उस हॉर्टन पीरियड का सबसे अंतिम वर्क कौन था? लिसिडास था 1637 में। किसके मौत के ऊपर लिखा गया ये शोक गीत है, कविता है, एलिजी है? तो आप कहेंगे एडवर्ड किंग के। कहां डूबे थे, ये सारी चीजें, और इसी डेट को आप याद कर सकते हैं जिस समय इनकी मां सराह जेफरी की डेथ हुई थी। लेकिन वहां ये कोई पोयम, कोई भी कुछ भी नहीं लिखते हैं। 37 से बाद इनका काल जो है वो प्रोज वर्क के लिए मेनली जाना जाता है, और आगे ये ओलिवर क्रॉमवेल के साथ कॉमनवेल्थ के साथ पॉलिटिक्स में भी जुड़ जाते हैं। इसमें भी बहुत सारे इनके वर्क हैं, एरोपोगोटिका ऑफ एजुकेशन, डाइवोर्स ट्रैक्ट, बहुत सारे वर्क इनके इसमें आते हैं। फिर 1649 में टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स करके वर्क है इनका 1649 में। अब इसके बाद इनके जीवन में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। 52 में ये अंधे हो जाते हैं, उसी में इनका मेरी पावेल की डेथ हो जाती है। 1653 में मेरी पावेल की डेथ होती है। फिर कैथरीन वुडकॉक से शादी करते हैं 56 में, फिर 2 साल बाद उनकी डेथ होती है। फिर 58 में ये एलिजाबेथ मिन्सल से शादी करते हैं। लेकिन इनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट आता है 1658। यहां ये पैराडाइज लास्ट को शुरू करते हैं, पैराडाइज लास्ट को शुरू करते हैं, और ये 1565 तक इसे लिखते हैं। ये वर्क इनके लाइफ का पैराडाइज लास्ट। ठीक, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। कहते हैं कि नरक में शासन करना अच्छा है स्वर्ग में गुलामी करने के अपेक्षाकृत बजाय। तो पैराडाइज लास्ट, हालांकि इसका पब्लिकेशन के लिए कहते हैं कि 1616, कुछ किताबों में 1667 भी मिलता है। खैर, इसके बाद पैराडाइज रीगेन्ड है इनका एक वर्क, 1 साल बाद आता है। पैराडाइज रीगेन्ड कब आता है? 1671 में। इसके बाद सैमसन एगोनिस्ट, सॉरी 67 है, 1671 में सैमसन एगोनिस्ट है। सैमसन एगोनिस्ट ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है जो 1677 में आता है। एक इनका वर्क है जो पूछता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इसे कहते हैं 1670। डेट याद करिएगा। इसे इनकम्प्लीट या अनफिनिश्ड वर्क के भी नाम के भी रूप में जाना जाता है, सैमसन एगोनिस्ट। इसके बाद अंतिम में मिल्टन के जीवन का जो डेट बचा हुआ है 1674, ये तो आप जानते ही हैं कि 1674 में इनकी डेथ हो जाती है। हाँ, एक बात, इस पूरे लाइफ स्पान और डेट को देखने के बाद देखो क्या है कि जब भी पढ़ो तो चीजों को कोरिलेट करना सीखिए, स्पेशली डेट्स को कोरिलेट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जब मिल्टन की बात होगी, महाकाव्य की बात होगी, तो पैराडाइज लास्ट सबसे बेस्ट वर्क है। वहीं इनका एक पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके बारे में कहा जाता है कि ये सोनेट था, एक सेकेंड, सोनेट था। मिल्टन ने टोटल 24 सोनेट लिखा। There are only 24 sonnet has been composed by Milton, and out of 24 there are 6 are in English. ये ध्यान दीजिएगा,
एंड 18 आर इन लैटिन। 24 में से 6 सानेट जो है ये इनका अंग्रेजी में है और 18 का 18 ये लैटिन भाषा में लिखे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी साहित्य में जहां शेक्सपियर की बात आएगी तो आप कहेंगे कि 154 सानेट है शेक्सपियर का। वर्ड्सवर्थ की बात आएगी तो सबसे ज्यादा सानेट ऑफ नंबर ऑफ सानेट हैज बीन कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, 523rd सानेट। अगर आप मिल्टन की बात करेंगे तो केवल 24 सानेट। फिलिप सिडनी की बात करेंगे, एस्टोफेल एंड स्टेला, 108 सानेट। एमरोटी विच हैज बीन कंपोज्ड बाय स्पेंसर, देयर आर 88 सानेट्स। मतलब सबके सानेट्स की संख्या मिल्टन के सानेट से निश्चित रूप से अधिक है। बावजूद इसके 154 सानेट लिखने वाले शेक्सपियर, 523 सानेट लिखने वाले वर्ड्सवर्थ, ये कोई भी, ये फिलिप सिडनी का है, एस्टोफेल एंड स्टेला, ये अमोरटी विच हैज बीन कंपोज्ड बाय स्पेंसर, लेकिन 24 सानेट लिखने वाला मिल्टन, जो केवल अंग्रेजी सानेट, अंग्रेजी साहित्य में केवल 6 सानेट लिखा है। अगर फर्स्ट रैंक ऑफ सानेट ऑफ होल इंग्लिश लिटरेचर की बात की जाए तो निश्चित रूप से केवल ऑन हिज ब्लाइंडनेस का रैंक फर्स्ट माना जाता है, सारे लोगों के नंबर ऑफ सानेट को पीछे छोड़ने वाला। सानेट्स के ऊपर इसी तरह अगर हम जॉन मिल्टन के बारे में इसलिए थोड़ा सा पहले लिख दिए हैं। अब देखिएगा मिल्टन में जैसे हम पैराडाइज लॉस्ट की बात करेंगे तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको निकाल लेना है। कहते हैं कि 1588 में ये शुरू हुआ, 1658 में, और 1665 तक ये वर्क इनका चला। 7 वर्षों तक इन्होंने अंधेरे में जीतोड़ मेहनत किया। उसका परिणाम यह आया कि अंग्रेजी साहित्य में महाकाव्य तो बहुत थे, लेकिन बहुत ही वेल नोन, रेपुटेड और रिनाउंड epic have been presented by such a poet who became blind while he was composing this great work. Now आपको ये देखना है कि शुरू हुआ 67 में ये पब्लिश हो गया। इसके पब्लिकेशन के बाद ये ओरिजिनल रूप में जब पब्लिश हुआ था तो इसमें केवल 10 किताब थे। Only 10 books was appear at the time of very presentation, but later this was सेकेंड टाइम व्हेन 1674 में इस बुक को 12 किताब में पब्लिश किया गया, 10 के बजाय 12 किताब में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आपके लिए होगा कि 7वें नंबर की किताब और 10वें नंबर की किताब को तोड़ा गया 11वां और 12 बनाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ 7 एंड नंबर ऑफ 10 कहते हैं कि 640 लाइन, कहते हैं साइटेस्ट बुक ऑफ शॉर्टेस्ट पोर्शन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज बुक नंबर 7, जिसमें केवल 740 लाइन है, जबकि 1189 लाइन है 10वीं किताब में। अगर टोटल लाइन की आप बात करें तो 10,565 लाइन हो जाते हैं किसमें, पैराडाइज लास्ट में। ओरिजिनली 1658 में शुरू हुआ, 55 में कंप्लीट हुआ, 67 में पब्लिश हुआ। दूसरी बार जब रीपब्लिश हुआ 1674 में 12 किताब में 7वें और 10वें को तोड़ा गया। 640 और 1189 क्रमशः इसके लाइन थे और 10,565 जो है वो पैराडाइज लॉस्ट का पूरा कंप्लीट लाइन है। अब कहता है इसी के अगेंस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के रिगेन इनका एक दोस्त होता है थॉमस एलवुड। वो पूछता है, बट मिल्टन व्हाट दाउ यू फाउंड इन पैराडाइज। इस क्वेश्चन के जवाब में वो इसी बीच डॉक्टर न्यूटन को देखते हैं, उनसे प्रभावित होकर, उनसे इंस्पायर होकर इस पोयम की रचना कर देते हैं, पैराडाइज रिगेन्ड, जो 4 एक्ट में था। इसे पैराडाइज रिगेन्ड को पब्लिश किया गया था विलियम यंग के द्वारा। इसके बाद जो इसमें महत्वपूर्ण चीज है, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन है जो किताबों में तो है ही, लेकिन आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक वर्क है मिल्टन्स गॉड, ओके। हालांकि एक लाइन है विलियम ब्लैक की कि मिल्टन्स इज सर्टेन साइड विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ इट, ऐसे करके एक लाइन है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्टन्स गॉड में अगर विलियम एमसन की जगह विलियम ब्लैक कर देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ए नोट ऑन द वर्स ऑफ मिल्टन, इसे लिखा है टी.एस. इलियट ने। लाइफ ऑफ मिल्टन डॉक्टर जॉनसन इनके बड़े अनुयायी थे। एन एस्से ऑन मिल्टन, इसे लिखा है मैकाले ने। मैकाले का नाम तो आप जानते ही होंगे, जो
भारतीय शिक्षा पद्धति के अंदर बहुत सारा परिवर्तन किया। और वो कितना दुष्ट था, उसने इसी मिल्टन को कहा था कि हिंदुस्तान के जितने भी लेख हैं, धर्म के वेद हैं, पुराण हैं, जो भी महत्वपूर्ण साहित्य है, आध्यात्मिक बुक है, वो मिल्टन और जॉन लॉक इन दो लोगों के द्वारा लिखे हुए जो लेख है, जो एक अलमारी में बंद है, उसी के बराबर तो है। इतना बड़ा ब्लेम किया था भारतीय सभ्यता संस्कृति के ऊपर, वो लगातार प्रहार करता था। इसी मिल्टन को लेके उसने इसे लिखा था। द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव विलियम ब्लैक का है, 1808 में इसकी रचना हुई थी। इन सिन डेथ एंड डेविल आईए रिचर्ड्स की लाइन है। इसके अलावा आप देखिएगा कि मिल्टन हमेशा अपने आप को कहते थे कि मेरा जो मास्टर है वो स्पेंसर है। स्पेंसर 1552 1552 एंड 1599 स्पेंसर का लाइफ स्पान। ये मिल्टन अपने आप को कहते थे कि वो मेरा मास्टर है, ही इज माई मास्टर। जॉन ड्राइडन इसी का लाभ उठा के एक लाइन लिखते हैं कि मिल्टन इज पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। ये कौन कहता है? जॉन ड्राइडन। हालांकि ड्राइडन ने एक और कमेंट किया है कि दिस मैन कट्स ऑफ ऑल एंड एंशिएंट टू। ये सभी को, ये आदमी सभी तरीके से हम लोग को पूरी तरीके से काट दिया है। मिल्टन का एक ये भी है। विलियम ब्लैक का है कि मिल्टन नोज विदाउट नोइंग, मिल्टन इज सर्टेन साइड विदाउट नोइंग द रीजन ऑफ इट। इसके बाद इसी वीडियो में पीछे थोड़ी सी गड़बड़ी एक जगह पे हो गई है, उसे हम लोग सही कर लें। तो जो नंबर ऑफ सॉनेट मैं बता रहा था कि 24 मिल्टन का है, इसमें कंफ्यूजन ये हो गया है कि हम 18 लैटिन बता दिए थे और 6 इंग्लिश बताए थे। उल्टा है, 18 इंग्लिश है और 6 लैटिन है बस। लेकिन फर्स्ट रैंक ऑफ सॉनेट अगर कहा जाएगा तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने ही अंधेपन के ऊपर उन्होंने इस पोयम को लिखा था। चूंकि आप जानते हैं कि सॉनेट 2 भाग में ऑक्टेव और सेस्टेट में टूटता है, तो ऑक्टेव में समस्या खड़ी की जाती है और सेस्टेट में उसका निदान दिया जाता है। जब वो कहते हैं ना इस ब्लाइंडनेस में, आप पढ़े होंगे कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड और हाफ माय डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड and that one talent which is dead to hide lodged with me, though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, lest he returning chide that God's exact day ever light denied. I fondly ask but patience to prevent, that murmur soon replies, God does not need either man's work or his own gift, bear his mildew, who is best, his state is kingly, thousand is over करके है वो लाइन भूल रहे हैं। अंतिम लाइन है कि they also serve who only stand and wait। ये मास्टर है इसका। इसके बाद एक डेट और आप नोट कर लें बस इसमें, इसके बाद इस वीडियो को हम लोग बंद कर देंगे। 1637 जो लिसिडास का डेट है, इसी में आपको एक बात बताया गया था कि उसी समय एडवर्ड किंग की डूबने से मौत के कारण इस पोयम को उसने लिखा था, और यही डेट उनके माता के मृत्यु का भी है। उसमें 10 साल जोड़ेंगे तो इसी समय जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी। लेकिन ये जॉन मिल्टन 1674 वाले नहीं हैं, इनके फादर जॉन मिल्टन, जॉन के पिता का भी नाम जॉन मिल्टन था, तो उनकी जब डेथ हुई है तो वो 47 में हुई है। एक पोयम और आपको याद करके चलना पड़ेगा, 1645 में ये पब्लिश हुआ था, जिसे आप ट्विंस पोयम के नाम से कहते हैं, लालेग्रो एंड पेंसोरसो। कंपोजिशन इसका 1631 था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इन दोनों पोयम का, लालेग्रो और पेंसोरसो का मतलब है हैप्पी मैन एंड मिलांकली मैन। लालेग्रो का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है हैप्पी मैन, और पेंसोरसो का मतलब होता है मिलांकली, तन्हा आदमी। खैर, इसके बाद 1674 में इनकी डेथ हो जाती है, और इसके ऊपर हम लोग फिर कभी टाइम मिला तो अगला वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।